हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज सिंह। आई एम फ्रॉम जेएमसी दतिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फ्रेंड्स, ये केमिस्ट्री का 11th क्लास का जो सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स, उसके अंदर सम बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक जो दी हैं, उसके अंदर एक टॉपिक दिया है फ्रेंड्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन की जो भी मेथड्स हैं फ्रेंड्स, 4-5 मेथड्स दिए हैं इसके अंदर, वो सारी मेथड एनसीईआरटी के अंदर जो दी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखना और डेफिनेटली आपको ये सारी मेथड बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, और आप जब इस लेक्चर को सुनने के बाद में यदि आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको पूरा एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, अब ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए लेट्स कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स देखो, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स हम देखेंगे। तो आप एक बात सोचो पहले कि देखो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम किसी नेचुरल सोर्स से आइसोलेटेड करते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, क्या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमको चाहिए वो क्या बिल्कुल प्योर होता है? नहीं फ्रेंड्स, वो कंपाउंड जो है हमारा प्योर, टोटली प्योर नहीं होता है। उसके साथ में बहुत सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्स रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा मेन जो कंपाउंड है, यानी जो सब्सटेंस हमको मेनली प्राप्त करना है, उसके अलावा जो अदर प्रोडक्ट उसके अंदर प्रेजेंट है यदि कोई भी सब्सटेंस, तो फ्रेंड्स उनको हम एज ए इम्प्योरिटीज़ नाम देते हैं। ठीक, तो हमारे मेन कंपाउंड के मेन जो सब्सटेंस है उसके अलावा उसके अंदर यदि कोई अदर सब्सटेंस प्रेजेंट है तो फ्रेंड्स उसको क्या कहेंगे, हम इम्प्योरिटीज़ कहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है फ्रेंड्स कि देखो, जो हमारा मेन सब्सटेंस है उसकी नेचर कैसी है और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है उसकी नेचर कैसी है, यानी दोनों की नेचर कैसी है, इसके आधार पर फ्रेंड्स हमने अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंडों को प्यूरिफाई करने के लिए मेथड बनाए। ठीक, तो फ्रेंड्स इसके बेसिस पे जो है क्या, नेचर ऑफ कंपाउंड एंड इम्प्योरिटीज़ के बेसिस पे हमारे प्यूरिफिकेशन की जो मेथड है वो 5 टाइप की होती हैं। सबसे पहली होती है फ्रेंड्स क्या, सब्लिमेशन, देन फ्रेंड्स क्रिस्टलाइजेशन, देन फ्रेंड्स डिस्टिलेशन, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, फिर उसके बाद में क्रोमेटोग्राफी। ठीक, तो हमें पांचों मेथड जो हैं बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है, तो हम सबसे एक एक से समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले हम सब्लिमेशन समझेंगे। क्या समझेंगे? सब्लिमेशन। अब आप देखो, सब्लिमेशन को फ्रेंड्स आप शुरुआत से सुनते आ रहे हो, जब से आपसे छोटी क्लासों में आपने पढ़ा भी होगा ये वर्ड कि सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली यदि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फेज में, तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि सब्लिमेशन के अंदर जो मेथड है, सब्लिमेशन की जो मेथड है फ्रेंड्स, वो कब हम यूज करते हैं? तो देखो फ्रेंड्स, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर जो हमारा मेन सब्सटेंस है फ्रेंड्स वो ऐसा हो जो डायरेक्टली अपनी सॉलिड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता हो, बट उसके अंदर जो प्रेजेंट इम्प्योरिटीज हैं फ्रेंड्स वो हमारी वेपोराइज ना होती हो। ठीक है, यानी हम इसे क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है ना मेन, वो हमारा सब्लिमेबल हो, बट जो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं वो नॉन सब्लिमेबल हो। ठीक, तब हम क्या, सब्लिमेशन मेथड को यूज करेंगे उस सब्सटेंस को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये सब्लिमेशन मेथड समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो फ्रेंड्स, नाम से पता चल रहा है क्रिस्टलाइजेशन, यानी इसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी प्योर कंपाउंड बनता है उसके क्रिस्टल बनते हैं। क्या? क्रिस्टल बनते हैं। अब देखो, अब क्रिस्टलाइजेशन का यूज हम किसके लिए करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका यूज जो है कोई भी ऑर्गेनिक सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं उनके प्यूरिफिकेशन में करते हैं। ठीक, उस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर, उस सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फ्रेंड्स जो सब्सटेंस है वो हमारा वो सॉलिड स्टेट में और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो भी सॉलिड स्टेट में। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स इसमें, देखो हम सबसे पहले किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, जिसमें ये दोनों क्या हो सकें, डिजोल्व हो सकें। ठीक, उसके अंदर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अपने इस और सॉलिड जो सब्सटेंस है हमारा उसको हम क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो आप इसको ऐसे समझो कि ये हमारा एक बीकर है, यानी एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है, जो सॉलिड सब्सटेंस था उसको एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, इसके अंदर क्या भरा है फ्रेंड्स, ये सॉल्वेंट।
ठीक है। अब इस सॉल्वेंट में हमने इसको क्या किया, डिजोल्व कर लिया। ठीक, अब डिजोल्व कर लिया तो ये मान लो सॉल्यूशन बन गया है। इसके अंदर इम्प्योरिटीज भी डिजोल्व हो गई और जो प्योर सब्सटेंस था वो भी डिजोल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम एक पर्टिकुलर बर्नर से क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम बर्नर से इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, मान लो कि ये जो सॉल्यूशन है वो इसमें यहाँ तक भरा है। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, इसके अंदर जो भी एक्वस मीडियम होगा वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। ठीक, तो क्या है, वेपर बन गई इसकी, कोई भी सब्सटेंस है वो वेपर आए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा फ्रेंड्स, वो क्या हो गया, मान लो अब सॉल्यूशन इतना बचा वेपर बनने के बाद में, यानी यहाँ सॉल्यूशन हो गया कंसनट्रेटेड। ठीक, यानी इसके अंदर लिक्विड भी प्रेजेंट है बट हमारा ये कैसा हो, हाईली कंसनट्रेटेड हो गया। जैसे आपने देखा होगा, आप कभी चाशनी बनाते हैं, जो रसगुल्ले वगैरह होते हैं ना, अपने घर में बनाते होंगे कोई भी फेस्टिवल पे, तो आपने देखा होगा शक्कर में जब पानी डालते हैं फ्रेंड्स वो बिल्कुल लिक्विड होती है। फिर जैसे जैसे हम उसे गर्म करते जाते हैं तो उसका जो वाटर है वो फिर से वेपोराइज हो जाता है और वो हमको थिक होती जाती है। तो वैसे ही यानी कंसनट्रेट होती जाती है। तो वैसे ही हमारा ये जो है क्या हो गया, कंसनट्रेटेड हो गया। ठीक, बर्नर पे गर्म किया तब। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसकी करते हैं हम अलग एक कूलिंग। क्या करते हैं अनोदर, इसके द्वारा दूसरी स्टेप क्या होती है, इसकी कूलिंग करते हैं। अब इसको हम ठंडा करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो हमारे मेनली सब्सटेंस होंगे ना फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, यानी उनके हमें क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। और जो इम्प्योरिटीज होती है ना फ्रेंड्स, वो हमारे लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक, अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम एक फिल्टर पेपर के द्वारा क्या करते हैं, छान लेते हैं और यहाँ पे एक डिफरेंट बीकर रखते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लो इसको हमने इस फिल्टर पेपर पर डाला तो जो सब्सटेंस है अपना, जो क्रिस्टल बन गए, वो तो फ्रेंड्स हमको फिल्टर पेपर के ऊपर प्राप्त होगा। जो इम्प्योरिटीज होंगी फ्रेंड्स, ये लिक्विड फॉर्म में हमें नीचे इसमें छन के आ जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं फ्रेंड्स क्या, मदर लिक्वर। क्या कहते हैं, मदर लिक्वर। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये क्या हुआ हमारा, ये प्योर जो है प्योर सब्सटेंस हमको प्राप्त हो गया, उसकी क्रिस्टल प्राप्त हो गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मेथड होती है हमारी क्या, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमें इसे एक और डायग्राम से समझते हैं। आप इसको ध्यान से समझो, मैं आपको बिल्कुल पर्टिकुलर एक और डायग्राम समझाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप इस पूरे डायग्राम को देखिए अच्छे से कि हम देखो क्या कर रहे हैं। एक स्ट्रिप के द्वारा क्या कर रहे हैं, सॉलिड को डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं, एक इम्प्योर सॉलिड को डिजोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में। ठीक, तो इससे हमारा क्या है, हमारा सॉल्यूशन प्राप्त होगा। फिर इस सॉल्यूशन का हम करेंगे क्या, इवोपरेशन, यानी इसको बर्नर पर गर्म करेंगे और इसको हीट करेंगे। जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, वो जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा वेपर वाटर होगा वो क्या होगा, वेपोराइज हो जाएगा कुछ। ठीक है, और हमारे पास सॉल्यूशन कैसा होगा फ्रेंड्स, कंसनट्रेटेड प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन प्राप्त होगा किससे, एवापोरेशन से। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसकी कूलिंग करेंगे। क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में कूलिंग करने के बाद में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो क्रिस्टल थे इसके अंदर जो हमें फाइंड करने थे प्योर अवस्था में, वो कैसे हो जाएंगे फ्रेंड्स, वो एक जगह क्रिस्टल जो है आइसोलेटेड हो जाएंगे, वो क्रिस्टल बन जाएंगे। ठीक है ना, जब इसकी कूलिंग करने पे तो देखो ये क्रिस्टल बन गए। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, और जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज होंगी वो लिक्विड रूप में रहेंगी, तो ये ब्लू ब्लू है ना सॉल्यूशन के रूप में। और फ्रेंड्स इसको फिर हम फिल्टर पेपर पे क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं। तो देखो आपको जो है एक यहाँ पे 4th नंबर में ये क्रिस्टल प्राप्त हो चुके हैं और नीचे जो कुछ भी प्राप्त होगा वो क्या होगा, हमारा मदर लिक्विड बोलते हैं उसे। ठीक है, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया। अब हम अनदर मेथड पे बढ़ते हैं, वो है हमारी डिस्टिलेशन। ओके, हमारी अगली मेथड आती है डिस्टिलेशन। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स डिस्टिलेशन जो है हमारा 4 टाइप का होता है। कितना, 4 टाइप का। तो देखो सबसे पहला होता है फ्रेंड्स सिंपल डिस्टिलेशन, अगला होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर हम पढ़ेंगे स्टीम डिस्टिलेशन, फिर पढ़ेंगे हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, तो इनको फ्रेंड्स हम एक एक से समझते हैं और मैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप वीडियो को पूरा देखना और इसके बाद यदि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो फ्रेंड्स आपको पूरा एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले हम इसके पहले टाइप को देखते हैं, वो है सिंपल डिस्टिलेशन। तो फ्रेंड्स बात आती है कि यार सिंपल डिस्टिलेशन मेथड को हम यूज कब करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हमें प्यूरिफाई करना है, वो लिक्विड माने कोई दो लिक्विड के बीच में, तो देखो कि जिसको हमें प्यूरिफाई करना है फ्रेंड्स, वो हमारा लिक्विड कैसा हो, वॉलेटाइल हो और उसके अंदर फ्रेंड्स नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो। क्या हो, नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो। ठीक, और फ्रेंड्स इन दोनों क्या वॉलेटाइल लिक्विड और नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज के बीच में फ्रेंड्स बॉइलिंग पॉइंट में मैक्सिमम डिफरेंस हो। क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट में मैक्सिमम डिफरेंस हो। यदि ये कंडीशन अप्लाई होती है तो फ्रेंड्स हम उसका प्यूरिफिकेशन करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं फ्रेंड्स, देखो एक से एग्जाम्पल आपको याद रखने, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। क्लोरोफॉर्म एंड
एनिलीन, इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको हम जो है इसके और एग्जाम्पल हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ ईथर एंड टॉलिन, मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड टॉलिन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं दिए, बट एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये तो आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स क्या कि सिंपल जो डिस्टिलेशन है फ्रेंड्स, इसकी जो एक डायग्रामेटिक जो मेथड है एनसीईआरटी के अंदर, उससे हम समझते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आखिर प्रोसेस कैसे चलता है। तो देखो फ्रेंड्स, आप ये डायग्राम देखिए, इसमें क्या हो रहा है। देखो, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमको प्यूरिफाई करना है वो इसके अंदर भरा हुआ है फ्रेंड्स, और इसके अंदर देखो नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट है। अब इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, बर्नर से देखो नीचे से गर्म करेंगे तो इसकी क्या बनेगी, जो वॉलेटाइल होगा ना फ्रेंड्स उसका क्या बन जाएंगी फ्रेंड्स, यहाँ पे वेपर बन जाएंगी। ठीक है, और वेपर, और जो नॉन वॉलेटाइल होगा वो यहाँ पे रह जाएगी इम्प्योरिटीज़। अब ये जो वेपर है ना फ्रेंड्स, ये यहाँ से यहाँ तक जाएंगी, और यहाँ देखो आपका यहाँ लगा है ये कंडेंसर। ठीक है, तो कंडेंसर क्या करेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वाटर इनलेट है, वाटर भी है ना जा रहा है, तो ये क्या होंगी, जो वेपर है वो क्या होंगी फ्रेंड्स, कंडेंस होंगी, ठंडी होंगी, और वेपर किस में बदल जाएंगी, लिक्विड में बदल जाएंगी, और फिर जो लिक्विड में बदलेगा फ्रेंड्स उसको हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो हमारा इस तरीके से क्या हुआ कि जो नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज थी वो यहाँ रह गई, और जो वॉलेटाइल हमारा जो प्योर सब्सटेंस है वो यहाँ आ गया वेपर बन के, फिर उसको कंडेंस करके हमने कलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन द्वारा सब्सटेंस का हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। ओके, तो आपको ये मेथड समझ में आई होगी। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम अगली मेथड, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रेंड्स देखो, अब है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो बात आती है वही एक क्वेश्चन के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को हम कब यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स कोई भी दो लिक्विड जिनके बीच में जो है उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उनके बीच में मिनिमम डिफरेंस हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगी, वैसे आप इसका पहले एग्जाम्पल देख लीजिएगा। सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। आपने देखा होगा कि जैसे जो पेट्रोल प्राप्त होती है, तो फ्रेंड्स हमारे जो कुएं होते हैं, मतलब एक ऑयल जो अर्थ से हम जो एक ऑयल वगैरह प्राप्त करते हैं, तो फ्रेंड्स पता है क्या होता है, जैसे डीजल आपने सुना होगा, सीएनजी, एलपीजी है ना, पेट्रोल है ना, और मिट्टी का तेल, ये सब क्या है, कैरोसिन। फ्रेंड्स ये क्या है, एक पर्टिकुलर ऑयल है, जैसे क्रूड ऑयल है जो हमने क्या हुआ अर्थ से प्राप्त किया है ना, और फिर उसको फ्रेंड्स उसका क्या करते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो एक डिफरेंट टेम्परेचर पे उसका उसमें से वेपर बनती हैं, और फिर उनको फ्रेंड्स हम कंडेंस करते हैं, और इस तरीके से हमें डिफरेंट क्या है ऑयल प्राप्त होती हैं एक ही ऑयल से। ठीक है, डिफरेंट मतलब जो भी फ्यूल्स हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, और माने एक क्रूड ऑयल से हम डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉयल कर करके हम डिफरेंट अपने फ्यूल प्राप्त कर लेते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें, एलपीजी। ठीक, तो देखो अब हम देखते हैं कि और एग्जाम्पल क्या है इसके फ्रेंड्स, एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल को भी इससे सेपरेट करते हैं, बेंजीन एंड टॉल्यूएन को भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो ये जो एक चीज़ है क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, इसको हम पूरे को एक अच्छे डायग्राम से समझते हैं और डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो देखो फ्रेंड्स, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी किसका, क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल को पहले हम एक कंटेनर से फर्नेस के अंदर डालते हैं, तो इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम हीट करते हैं। फिर हीट करने के बाद फ्रेंड्स इसको जो है इसकी वेपर बनती है, और उन वेपरों को फ्रेंड्स हम डिफरेंट टेम्परेचर पे कंडेंस करके डिफरेंट फ्यूल प्राप्त करते हैं। तो देखो सबसे ऊपर फ्रेंड्स हमने क्या है, पेट्रोलियम गैस प्राप्त किया है, फिर गैसोलीन है ना जिससे कार के लिए डीजल प्राप्त हो रहा है, नेफ्थीन है ना, पैराफिन जो कि, फिर डीजल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेंट है ना जो अपनी क्रीम वगैरह बैग्स में, और बिटुमिन जो फ्रेंड्स सड़क बनाने में काम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रूड ऑयल को से डिफरेंट फ्यूल प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब अनोदर डायग्राम देखो इसका। फ्रेंड्स देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जो इंडस्ट्री है, रियल में जो इंडस्ट्री चलती है वो इस तरीके से होती है। देखो आप खुद देखो यहाँ पे, ये देखो ऊपर से ये अलग अलग लेवल पे जो है हमारे पाइपलाइन निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा इंडस्ट्री में इस तरीके से दिखता है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जो भी एक अपना पूरा प्रोसेस है वो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब और इसके डिटेल में डायग्राम देखते हैं फ्रेंड्स और क्लियर डायग्राम। ठीक है, देखो हीटर से हमने इसको ये फर्नेस के अंदर हमारी जो है क्रूड ऑयल गया, और फिर ये सारी चीज़ें हम प्राप्त कर रहे हैं। अब डायग्राम देखिए आपको समझ में आएगा। यही होता है फ्रेंड्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी हम उसको वेपराइज कर रहे हैं, फिर उसकी वेपर को डिफरेंट टेम्परेचर पे कंडेंस करके हम क्या कर रहे हैं, अपना फ्यूल प्राप्त कर रहे हैं। डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, लुब्रिकेंट है ना, विटामिन, ये सारी चीज़ें। ओके, अब फ्रेंड्स हम अपने अनोदर मेथड पर बढ़ते हैं, वो है स्टीम डिस्टिलेशन। ओके, अब आती है फ्रेंड्स
एक और मेथड स्टीम डिस्टिलेशन। तो देखो अब बात आती है इसमें थर्ड डिस्टिलेशन है। स्टीम डिस्टिलेशन का यूज हम कब करते हैं? तो फ्रेंड्स जब हमारा सब्सटेंस कैसा हो, वॉलेटाइल हो, और फ्रेंड्स वो वाटर में कैसा हो, इनसॉल्युबल हो। क्या हो? वॉलेटाइल सब्सटेंस हो जिसको हम प्यूरिफाई कर रहे हैं वो, और हमारा वो वाटर में कैसा हो, इनसॉल्युबल हो। ठीक, तो ये यदि कंडीशन अप्लाई हो रही है तो उसके प्यूरिफिकेशन के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल है फ्रेंड्स, जैसे एनिलीन वाटर मिक्सर से एनिलीन को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसका अनदर एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल को सेपरेट भी स्टीम डिस्टिलेशन से किया जाता है। ठीक, ये एग्जांपल आपको याद रखना है क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर दिया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया होगा, हम इसे एक डायग्राम से समझते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखो इस डायग्राम में स्टीम डिस्टिलेशन, तो हम क्या करते हैं, देखो फ्रेंड्स कोई वाटर है और उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या है, मिक्स है। ठीक, वाटर के अंदर अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम गर्म करेंगे जिससे वाटर की वेपर भी बनेंगे और इस सब्सटेंस की वेपर भी बनेंगी। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होगा फ्रेंड्स, ऊपर देखो है ना, इसमें क्या हुआ, स्टीम माने इसकी वेपर बन चुकी है। अब स्टीम को फ्रेंड्स ये राइट देखो वाटर एंड स्टीम को अगले टैंक में लाया जा रहा है जिसमें क्या है, वेपोराइज्ड वाटर एंड एसेंशियल ऑयल। ठीक है, इसके अंदर क्या है, वाटर भी जो है वेपोराइज फॉर्म में और एसेंशियल ऑयल भी वेपोराइज फॉर्म में। ठीक है, फिर फ्रेंड्स इसको क्या किया जाता है, कंडेंस किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑयल और वाटर जो है दोनों कंडेंस होते हैं बट एक सेपरेट डिफरेंट लेयर के रूप में, और फिर इससे नीचे से वाटर को टैप कर लिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और ऊपर से एसेंशियल ऑयल को। इस तरीके से हमारा स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा हम अपने ऑयल को, वॉलेटाइल ऑयल को और उसके अंदर प्रेजेंट वाटर को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ओके, तो ये होगा हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्रेंड्स अनदर मेथड, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अब फ्रेंड्स देखो डिस्टिलेशन की अनदर मेथड क्या है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि इस मेथड का यूज हम कब करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि ऐसा कोई लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हो, क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हम उसे हीट कर रहे हैं तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिसोसिएट होने की टेंडेंसी रखता हो। तो ऐसे लिक्विड को हम प्यूरिफाई करने के लिए डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर जो टेक्निक होती है उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ग्लिसरॉल को जो है स्पेंट लाई से अपनी जो साबुन की इंडस्ट्री है उसमें क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखो इसका जो थ्योरी पॉइंट है वो इतना ही समझना है आपको, लेकिन हम डायग्रामेटिकली इसको एनसीईआरटी के डायग्राम से समझते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर के अंदर हम करते क्या हैं, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। तो देखो जो भी लिक्विड हमको प्यूरिफाई करना है वो इस बाउल में भर के रखा है हमने यहाँ पे ग्लास ट्यूब में, और क्या हो रहा है फ्रेंड्स इसमें बीकर है, मतलब बीकर समझ लो इसको। ठीक है, और ऊपर से ये स्टॉप कॉप लगाए ताकि वो वहाँ से वो चीज़ें पास ना हो। ठीक है, अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि इसको हम बर्नर पे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, बॉयल करेंगे। तो क्या होगा ये इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब एक बात बताइए आप सबसे पहले, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? ठीक है, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? तो देखो, तो जब हमारा जो वेपर प्रेशर है वो इन्वायरमेंटल प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसे हम उस टेम्परेचर को, उस सब्सटेंस का क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। गॉट इट, ये चीज़ समझ आई। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखो कोई भी सब्सटेंस यदि अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर यदि डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो एक्सटर्नल जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है फ्रेंड्स, हम उसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखो अब इस सब्सटेंस के लिए एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, वो तो इसके अंदर जो ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है वही तो उसका एटमॉस्फेयर प्रेशर है। क्यों, वह यही इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, आप देखो यहाँ पे एक है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है फ्रेंड्स, प्रेशर को मैनेज करने का एक इक्विपमेंट है। तो यहाँ से हम प्रेशर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। मैनोमीटर के द्वारा फ्रेंड्स हम यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस करते हैं, और जब इस सब्सटेंस का, इस लिक्विड का यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है वो इसको कम दिखाई देगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमको ये जो इसका एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा।
ठीक। तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से वेपोराइज होगा, देन फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कंडेंस कर लेंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे इसको। ठीक। और फिर इसके बाद में ये जो डिस्टिल लिक्विड है वो हमको प्योर सब्सटेंस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखो, जो प्योर लिक्विड है उसके अंदर ये टेंडेंसी है, बट इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसकी ये टेंडेंसी नहीं है। ठीक है। इसीलिए हमको यहाँ पे प्योर लिक्विड प्राप्त हो जाता है। ठीक। तो ये मेथड आपको समझ में आई। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे सारा जो है डिस्टिलेशन हमने चारों पढ़ लिए हैं। ठीक है। अब तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने प्यूरिफिकेशन की 3 मेथड्स, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन और फर्दर डिस्टिलेशन की डिवाइडेशन को कवर किया है। ठीक है। अब फ्रेंड्स इसकी रिमेनिंग 2 मेथड्स, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी को हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फ्रेंड्स आपको कोई भी चीज़ यदि समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं वहाँ पे आपको डाउट को सॉल्व ज़रूर कर दूँगी। ठीक है। और फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो और भी लोगों को शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।